हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अपने लेक्चर में बॉन्ड पैरामीटर को कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको 3 बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाए थे, जिनमें से एक बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात किए थे, एक में बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात किए थे, और एक में हम लोगों ने किसकी बात की थी, कौन से बॉन्ड पैरामीटर की, बॉन्ड एंगल की बात की थी। बेटा मैंने उसमें कहा था 4 यानी एक बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो ये बेसिक मैंने बता दिया आपको बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम बॉन्ड ऑर्डर को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे हमको पढ़ना है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जिसे हम बोलते हैं मॉट। उस थियरी को पढ़ेंगे तो हमको वहां से बॉन्ड ऑर्डर और अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, तो हम वहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल यहां पर हम उस टॉपिक को स्किप करके अगले कंटेंट पे बढ़ते हैं। और आज की हमारी जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थियरी। इससे पहले कि हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ें, आइए कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज को जानते हैं। बेटा देखो, कोई भी थियरी जब नई आती है तो इसका मतलब जो हमारे पास उससे पहली वाली थियरी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। जो चीज कमी रह गई उसी को हम लोग अपनी नई जो थियरी आती है उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पुरानी हमारी थियरी थी यानी जो लेविस थियरी थी, उसके बाद हमारे पास कौन सी थियरी आई, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी यानी वेस्पर थियरी आई। और ये जो दोनों थियरियां आई, इन दोनों थियरी के में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट ना होने की वजह से हमें फिर से नई थियरी जनरेट करनी पड़ी, और उस नई थियरी का नाम पड़ा वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ लिमिटेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम थी हमारे जो ऑक्टेट मतलब लेविस थ्योरी थी या जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी, उनकी क्या ड्रॉबैक थी, क्या ऐसी कमियां थी कि जिनकी वजह से हमें नई थ्योरी लानी पड़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लानी पड़ी। तो आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, सो दैट अगर आप सब्सक्राइब किए तो इस पूरे चैप्टर जब भी हम वीडियो कभी भी अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारी पहला टॉपिक इसमें लिमिटेशन ऑफ लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस थे, तो देखिए बहुत छोटी छोटी बात हैं, कुछ लिमिटेशन है, हम लोग उसको क्लियरली अच्छे से समझते हैं। देखो, फेल टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि लेविस थ्योरी जो थी वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कोई भी मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है। जैसे उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हर एक मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें हमको लेविस थ्योरी में नहीं मिली। वहां सिर्फ इतना बताया गया कि मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्म करते हैं जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे की जाती है, इन सारी बातों का वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं था। चाहे ये बात आप वेस्पर की ले लो, चाहे लेविस की ले लो, दोनों में हमें कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो ये बात नहीं समझा पाया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आखिरकार होता कैसे है, ये चीज हमें कौन नहीं समझा पाया। इस चीज को हमें वेस्पर थ्योरी कह लीजिए या लेविस थ्योरी कह लीजिए, दोनों में से कोई भी थ्योरी इस बात को नहीं समझा पाई। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है व्हाई डिफरेंट बॉन्ड हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। आपको याद है जब मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी तो वहां पर मैंने कहा था कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं HOH, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगी और इसकी अलग होगी।
जब दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होती है तो हम एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को सम करके नंबर ऑफ बॉन्ड जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पर समझना यह है कि यह थ्योरी कह रही कैसा आखिर क्यों होता है। जब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलके बॉन्ड बना है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का मिलके बॉन्ड बना है, जब दोनों जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं तो क्वेश्चन यह बनता है कि आखिर में इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस आया तो आया कैसे? मेरी बात समझिए, आखिरकार फिर इन दोनों में ये डिफरेंस आया तो आया कैसे? आना ही नहीं चाहिए था। और अगर डिफरेंस आया है, अगर इन दोनों में डिफरेंस आया तो रीजन क्या है? ये चीज हमें पिछली दोनों थियरियों से इस बात को समझ नहीं सकते। चाहे वो लेविस थ्योरी ले लीजिए, चाहे वो वेस्पर थ्योरी ले लीजिए, दोनों ही थ्योरियां इस बात को नहीं समझा सकती। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा कि व्हाई डिफरेंट बॉन्ड हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दीज थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन वेल एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट लेविस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। थर्ड वन पॉइंट क्या है? फेल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। शेप की बात कर रहे हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का शेप। अब आप कहेंगे शेप तो बताया था वेस्पर ने, यही तो हमको बताया था कि लीनियर है, ट्राइगोनल है, पिरामिडल है, टी शेप है, दिस शेप है, दैट शेप है, सब तो बताया था बिल्कुल। लेकिन क्यों ऐसा शेप है, वो शेप कैसे एक्वायर होता है, क्यों ऐसा ही बनता है, ये नहीं समझा पाया। बता दिया ये होता है थियोरेटिकली, लेकिन वो क्यों उस टाइप का ही शेप एक्वायर करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने में ये कैपेबल नहीं है, नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, फिर है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यहां पर शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की भी बात को अच्छे से नहीं समझा पाए। वही चीज है जो है कि शेप ज्योमेट्री ले लीजिए या केवल शेप ले लीजिए, कुछ भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। मॉलिक्यूल विच हैव लेस देन वन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद भी वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। उसके बाद भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन होता है, इस चीज को भी हम वेस्पर थ्योरी से नहीं समझ पाए। यानी वेस्पर थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल हो गए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल हो गए। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई कह दे कि BeCl2 कैसे स्टेबल हो गया, कोई कह दे PCl5 कैसे स्टेबल हो गया। तो इन सारी चीजों की स्टेबिलिटी के बारे में हम किससे नहीं समझ पा रहे हैं? लेविस से या वेस्पर थ्योरी से इनको नहीं समझा सकता। तो ये हैं लिमिटेशन, आप कह सकते हैं लेविस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी की क्या है? लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन जो हमारे पास हैं, इन्हीं लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी और इन थ्योरी को, इन चीजों को कंबाइंड फॉर्म में दो थ्योरियों से सॉल्व किया गया। एक को बोला गया VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरे को बोला गया MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरियां मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। ये जो चीजें दिखी हैं आपके सामने स्टेबिलिटी का, इसे वो दोनों मिल करके सॉर्ट आउट करती हैं। तो अब हमारा पॉइंट होगा व्हाट इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमारा अगला पोस्टुलेट्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगली थ्योरी पे मूव करते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको पढ़ना है कि VBT थ्योरी का कहना क्या है। तो देखिए VBT थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। VBT को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है इसको हमको समझना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, एक का नाम है हिटलर और एक का नाम है लंडन। हिटलर और लंडन इन दोनों लोगों ने मिल करके VBT थ्योरी को प्रपोज किया था। बाद में इसको पाउलिंग और स्लेटर ने और एक्सटेंड किया था।
1931 में और एक्सटेंड किया था। फिलहाल पाउलिंग और स्लेटर ने एक्सटेंड किया था, लेकिन स्टार्टिंग हिटलर और लंदन ने की थी। तो अब देखिए इनका कहना क्या था, क्या क्या बातें वीबीटी थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, क्या क्या वीबीटी थ्योरी समझाना चाहती है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या समझो बेटा, मतलब ये है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके वैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए केवल वो ऑर्बिटल आगे आएंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल वही ऑर्बिटल करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। केवल वो ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिन ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे। तो अगर कोई कहे कि ऑक्टेट यानी जो नोबल गैसेस होते थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं करते, तो आप कहेंगे क्योंकि उनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो जिनके पास अनपेयर्ड हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनके पास अनपेयर्ड नहीं है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम ये, एक एटम ये, जैसे दो हाइड्रोजन ले लो तो एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम हो गया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा एटम हो गया। दोनों के पास अपने अपने ऑर्बिटल होंगे। ये ऑर्बिटल जब पास जाएंगे और ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप का मतलब जैसे ये एक ऑर्बिटल है ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, इसे कहते हैं ओवरलैप करना। ओवरलैपिंग करते हैं तब जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ऑर्बिटल आपको पता है, मैं पहले भी सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है। तो मान लो एक ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल है, वो कुछ ऐसे आया तो अब यहां पर क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, तब जाकर के यहां पर क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तब जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये कहना चाह रहा था। और समझने की बात क्या है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, केवल वो एटॉमिक ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। समझ में आई बात? अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट कर रहा है द एटॉमिक ऑर्बिटल कम क्लोजर विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक ऑर्बिटल की एक्सिस ये है, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वेट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वाला वाई एक्सिस से आ रहा है। तो भैया अगर एक एक्स एक्सिस से आएगा और एक वाई एक्सिस से आएगा तो उनकी ओवरलैपिंग कैसे हो पाएगी? किसी से ओवरलैपिंग करने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उनकी ओवरलैपिंग भी अच्छे से नहीं होगी। सोचो आप किसी से ऐसे फेस टू फेस जा रहे हो हैंडशेक करने, और भाई कैसे हो आप, और दूसरा बंदा ऐसे टर्न हो गया, ऐसे आ रहा है, और भाई कैसे हो आप, तो आप तो फ्रंट से मिला रहे हो, वो ऐसे कर रहा है, तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस जीरो हो जाएंगे। भाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों? अरे वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, उसका ओरिएंटेशन सही नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। आप कहीं गए हो, किसी के यहाँ गए, वो बैठा है, आप आए, वो कुछ आपसे हाय हेलो में और ठीक बैठे बैठे सब, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा आपसे क्या नहीं करना चाह रहा है। कभी देखो कोई आया अचानक, कोई ठीक ठाक पर्सन आता है, लोग खड़े हो जाते हैं और आइए वेलकम करते हैं, तो खड़े होके वेलकम करें, यानी ओरिएंटेशन सही हो गया। वो खड़ा है, हम भी खड़े हो गए, और पता चला हम बैठे हैं, वो खड़ा है, ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए वो एक ही एक्सिस पे आनी चाहिए, दोनों एक्स पे, दोनों वाई पे, दोनों जेड पे। ऐसा नहीं कि एक एक्स से आ रहा है और एक वाई से आ रहा है, तो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से आएंगे तो ऐसे केसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक दूसरे के पास आएंगे। गॉट इट? अगला पॉइंट चलते हैं।
After the overlapping of electron density between the atomic atom increases with increase the attractive force between them. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास जाएंगे, मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर मान लो ये एक एटम है और इसके पास ये इसका वैलेंस सेल है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है कॉर्नर पे, दूसरा एटम आया जो ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है और मान लेते हैं ये उसका शेप है और ये उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने के बाद मान लो ये ऑर्बिटल ऐसा बन जाता है, तो एक यहाँ है, ये है और यहाँ पे। अब बताओ, अब तक इस न्यूक्लियस के यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, अभी इन दोनों के बीच में डबल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्या कह रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एटम इंक्रीजेस विच इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, क्लियर है? देखिए अगला, तो अगर पास आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आफ्टर द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एटम इंक्रीजेज विच इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जब और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये कहना है इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो अगला पॉइंट, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच में ये वाली ओवरलैपिंग एरिया, ध्यान देना, अगर इन दोनों के बीच में ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है ये जितनी ज्यादा होगी, यानी ये इसके जितने ज्यादा अंदर और ये इसके जितने ज्यादा अंदर होगा, यहां पर बॉन्ड उतना स्ट्रांगर बनेगा। और ये दोनों जितने ज्यादा दूर दूर से ओवरलैप, यानी ये बीच की एरिया जितनी कम होगी बॉन्ड उतना वीक होगा, और ये जितनी स्ट्रांग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब ज्यादा होगा, तो आपको समझ लेना है जब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी तो एक दूसरे को ज्यादा तेजी से खींचेंगे, चीजें एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगी, और वहां पर ऐसा करने से जब एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी। अगला पॉइंट समझिए, द ऑर्बिटल विच हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कैन फॉर्म्ड बॉन्ड ओनली व्हेन दे गेट अनपेयर्ड। यानी कह रहा है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो भी क्या करें, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड करना होगा। यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तभी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं जब अपने उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दें, अनपेयर्ड कर दें। यानी अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर उनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं तो ऐसे केस में वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे। पेयर्ड अनपेयर्ड समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कार्बन की बात करते थे, आपको याद होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 के केस में हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2 2 4 हो गया, सॉरी 6 होता है, 2 2 4 और 2 6 हो गया। अब ऐसे केस में क्या करेंगे कि ये आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट के इस s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में हमारे पास टोटल ऑर्बिटल होते हैं 3 जिनमें केवल 2 है। तो अगर ये कंडीशन देखी जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा और ये पेयर्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये तभी संभव है जब उसका ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके कहां जाए, इसमें जाए। तो जब इसमें जाता है तो क्या होता है, ये सिंगल हो जाता है और ये p में 3 ऑर्बिटल थे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। तो क्या कहना चाह रहा है, द ऑर्बिटल which have paired electron they can form bond only
when they get unpaired, यानी जब वो अनपेयर्ड हो जाएंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जब तक वो पेयर्ड होंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये कहना है यहां का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पी शेप्ड ऑर्बिटल है, अच्छा बताओ डंबल हो गया, तो डंबल का मतलब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। ऐसा तो नहीं है ना हर जगह बराबर बिखरी हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। लेकिन जब ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह है, लेकिन डंबल हो गई तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो गई है। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो बॉन्ड कब स्ट्रॉन्गर बनेगा, जब ऑर्बिटल कैसा हो, पी शेप्ड हो, यानी डंबल शेप्ड हो। और जब स्फेरिकल होगा तो ऐसे केसेस में जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर बॉन्ड बनेगा, यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा जब वो पी ऑर्बिटल को यूज करेगा, और जब वो किसको, एस ऑर्बिटल को यूज करेगा तो बॉन्ड वीकर होगा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, टू टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ। ओवरलैपिंग जब होती है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई कैसे बनता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये सारी बातें हम लोग तुरंत सीखने वाले हैं। लेकिन यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वीबीटी थ्योरी के जो आपको आने चाहिए, तो हम ये कहेंगे इनको आप कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर हम लोग चलते हैं अगले कंटेंट पे, ओवरलैपिंग कराते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं ओवरलैपिंग पे।